लुई वुइटन दुनिया के सबसे महंगे और लग्जूरियस ब्रांड्स में से एक है। इसका सीईओ बर्नार्ड आर्नोल्ड वर्ल्ड का 4th सबसे अमीर आदमी है, जिसकी नेटवर्थ लगभग 192 बिलियन डॉलर्स है। आज लुई वुइटन की सफलता को देखकर आप कभी नहीं सोच सकते कि कंपनी एक ऐसे बच्चे ने शुरू की थी जिसको पढ़ने का मौका तक भी नहीं मिला और जिसने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया और जो पेड़ों के नीचे सोता था। लेकिन इस कंपनी को आगे चलकर कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा। ये लुई वुइटन की पागलपन भरी कहानी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा फैमिली बिजनेस दुनिया के सबसे पावरफुल ब्रांड्स में से एक बन गया। लुई वुइटन का जन्म 1821 को फ्रांस के एक छोटे से विलेज आंचाई में हुआ था और लुई वुइटन अपनी फैमिली के खेतों में काम करते हुए बड़ा हुआ था। उनके घर में ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही टैप वाटर। लुई का पिता जेवियर एक किसान था, जबकि उसकी माँ करिन कैप्स बनाकर कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश करती थी। सबसे नजदीकी स्कूल 6 माइल दूर एक गाँव में था और ये माना जाता है कि लुई वुइटन बिना कोई एजुकेशन के अपने खेतों में फुल टाइम काम किया करता था। लुई हर दिन सुबह से शाम तक खेतों में काम करके अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए मेहनत करता था। वुइटन का परिवार गरीब था और छोटे लुई को एक ऐसी स्थिति में जन्म दिया गया था जिससे उसका सक्सेसफुल होने का सपना इम्पॉसिबल सा लगता था। फिर चीजें और भी खराब हो गई जब लुई की माँ की डेथ हो गई। तब वो सिर्फ 10 साल का था और उसके पिता ने जल्दी से दूसरी शादी कर ली। लेकिन लुई की स्टेप मदर अक्सर उससे लड़ती रहती थी, इसलिए जब वो सिर्फ 13 साल का था वो रात को बिना किसी को बताए पेरिस जाने के लिए घर से भाग गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, पेरिस 225 माइल्स दूर था और लुई के पास पैसे या खाना नहीं था, इसलिए उसे मिट्टी की सड़क पर पैदल चलना पड़ा और कई रातों को वो खाली पेट जंगल में पेड़ों के नीचे सोता था। हर बार जब वो एक नए गांव में पहुंचता तो वो खाने या कुछ कॉइंस के लिए मजदूरी करता था, लेकिन कभी भी इतने पैसे नहीं बचते थे कि उसे शेल्टर मिल सके, इसलिए वो जंगल में रात गुजार लेता था। इन छोटी छोटी जॉब से लुई ने मेटल, स्टोन, फैब्रिक और वुड के साथ काम करना सीख लिया था। ये स्किल बाद में उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी, लेकिन पैदल पेरिस पहुंचने में लुई को 2 साल से ज्यादा का टाइम लगा। जब वो पेरिस पहुंचा तो जल्दी ही लुई एज अ अप्रेंटिस बॉक्स मेकर और पैकर बन गया। बॉक्स मेकर्स अपने क्लाइंट के लिए कस्टमाइज्ड बॉक्स बनाते थे। इस नौकरी ने उसे अपर क्लास के लोगों से मिलने का मौका दिया जो अपने ट्रैवल्स के लिए कस्टमाइज्ड लगेज चाहते थे और लुई ने कई सालों तक इस क्राफ्ट को सीखा और मेहनत करी और 1851 में फ्रांस की एम्प्रेस ने उसकी मेहनत और अच्छी क्राफ्टमैनशिप पर ध्यान दिया और वो उनकी कस्टमर बन गई। उन्होंने उसे अपने पर्सनल बॉक्स मेकर में जॉब दे दी। फ्रांस की एम्प्रेस से काम मिलना उस टाइम बॉक्स मेकर्स के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता था। लुई एक घर छोड़ने वाले गरीब बच्चे से लेकर अब रॉयल फैमिली के बीच एक अच्छी नौकरी कर रहा था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, लेकिन लुई वुइटन ने अपने फ्यूचर के लिए कुछ और बड़ा सोच रखा था। 33 साल की उम्र में शादी करने के बाद लुई ने अपनी सेविंग का यूज करके अपना बिजनेस शुरू किया और पेरिस में अपना बॉक्स मेकिंग वर्कशॉप खोला ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सके। लुई ने उस समय के लगेज में एक मेजर फ्लॉ नोटिस किया। सभी बॉक्सेस लेदर से बने थे और उनके टॉप्स राउंडेड डोम शेप के थे ताकि बारिश का पानी लगेज के टॉप से रोल हो सके। मेजर इशू ये था कि उन्हें स्टैक करना इम्पॉसिबल था, इसलिए पैकर्स को बॉक्सेस एक एक करके कैरी करने पड़ते थे। लुई ने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जैसे कॉटन कैनवस। ये उसको लाइटवेट, ड्यूरेबल और ज्यादा वाटर रेजिस्टेंट लगा, जिसका मतलब था कि ट्रंक्स के टॉप्स अब फ्लैट हो सकते थे। इससे सब कुछ ज्यादा एफिशिएंट हो गया क्योंकि अब उन्हें स्टैक किया जा सकता था। लुई के नए सूटकेस डिजाइन ने मॉडर्न डे लगेज की शुरुआत की। इस पॉइंट तक लुई ने अपनी एक प्रोफेशनल रेपुटेशन और अपर क्लास के साथ कनेक्शंस बना लिए थे, इसलिए जब उसने अपनी नई लाइन ऑफ लगेज लॉन्च की वो तुरंत ही एक ह्यूज सक्सेस बन गई। उसने एक लुई वुइटन कैटलॉग भी बनाया ताकि कस्टमर्स प्रोडक्ट ऑर्डर करे और उन्हें घर भेजने से पहले बनाया जा सके। अपने नए सूटकेस बनाने के 2 साल के अंदर वो वेल्दी लोगों के बीच एक एलिगेंट और मस्ट हैव एक्सेसरी बन गई क्योंकि वो एक स्टेटस सिंबल बन गया था और ब्रांड इतना पॉपुलर हो गया कि उसको दुनिया भर से ऑर्डर मिलने लगे। उसने इजिप्ट जैसे दूर के रॉयल से भी ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। 1859 में लुई ने इतना प्रॉफिट कमाया कि उसने अपने ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए क्राफ्ट्समैन की टीम हायर करनी पड़ी। उसने पेरिस के बाहर एक नया वर्कशॉप खोला जहां उसने 20 एम्प्लॉइज को हायर किया। उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेन और बोट से ट्रैवल करने लगे थे, इसलिए उसके पोटेंशियल कस्टमर्स एक्सपोनेंशियली बढ़ गए। ट्रैवलिंग अब रिच लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव हॉबी नहीं रही। हर तरह के लोगों को एक हाई क्वालिटी लगेज की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि लुई ने अपनी मंजिल पा ली है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस वार की तरफ बढ़ गया और ट्रेजेडी लुई वुइटन के लिए एक बार फिर स्ट्राइक करने वाली थी।
1870 में जब लुई 49 साल का था, फ्रैंको प्रशियन वार शुरू हो गई। लुई को अपना घर छोड़ना पड़ा और हजारों लोगों के साथ एक क्रैम्प्ड शेल्टर में रहना पड़ा। खाने की सप्लाई बहुत कम थी और उसको अपनी हेल्थ खराब होने का बहुत डर था। जब लुई 1871 में अपनी शॉप पर वापस आया, तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। विंडोज टूट चुकी थी और इक्विपमेंट चोरी हो गए थे और उसने सब कुछ खो दिया जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की। लेकिन गिव अप करने के बजाय उसने अपनी सेविंग्स का यूज करके बिजनेस को रिबिल्ड करने का फैसला किया और अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। वॉर के कारण बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए, इसलिए सिटी में ज्यादा से ज्यादा खाली शॉप्स रेंट के लिए अवेलेबल थी। इसलिए लुई वुइटन ने इसका फायदा उठाया और पेरिस में एक ज्यादा वेल्दी हॉट लोकेशन में अपनी नई शॉप खोली। ये परफेक्ट लोकेशन पर थी क्योंकि ये रेलवे स्टेशन और ग्रैंड होटल के पास थी, इसलिए ट्रैवलर्स को नया लगेज ढूंढने के लिए ज्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ता था। 1872 तक वो एक बीज कैनवस और स्ट्राइप्स वाला नया लगेज डिजाइन लेकर आया और लॉन्च होते ही ये बहुत पॉपुलर हो गया। कई और ब्रांड्स ने इसका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बैग्स इतने हाई क्वालिटी के थे कि कस्टमर्स फिर भी असली लुई वुइटन बैग को प्रेफर करते थे। अगले 20 साल तक लुई ने पेरिस में अपनी नई शॉप पर काम किया और 70 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी लेगेसी उसके बेटे जॉर्ज के थ्रू जिंदा रही, जिसने फैमिली बिजनेस को संभाला। जॉर्ज ने ब्रांड को ग्लोबली एक्सपैंड करने की कोशिश की, जैसे लंदन में एक पॉपुलर स्टोर खोला। इस पॉइंट तक लुई वुइटन का लगेज इतना पॉपुलर हो गया कि कई और बॉक्स मेकर्स काउंटरफिट्स बनाने लगे थे। इसलिए 1896 में जॉर्ज वुइटन ने ब्रांड को शुरू करने वाले आदमी की रिस्पेक्ट में आइकॉनिक एलवी मोनोग्राम को लॉन्च किया ताकि उसे कॉपी करना मुश्किल हो जाए। लेकिन जॉर्ज वुइटन ने ट्रंक्स पर एक रिवोल्यूशनरी लॉक लगाने का आइडिया भी दिया जो थीव्स के लिए उन्हें चोरी करना इम्पॉसिबल बनाता था। साल 1900 तक कंपनी में 100 एम्प्लॉइज थे और वो हर साल बढ़ते रहे। सभी एम्प्लॉइज को कई दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो एक्सपर्ट बॉक्स मेकर्स बन सके। आज भी लुई वुइटन के एम्प्लॉइज को 18 महीनों से लेकर 2 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उन्हें प्रोडक्ट्स बनाने की अच्छी स्किल और नॉलेज दी जा सके। कंपनी ने कोको शैनेल के कारण एक नई लाइन ऑफ प्रोडक्ट में भी एक्सपैंड किया। उसने एक छोटा डोम शेप्ड हैंडबैग बनाया। पहले एक डिजाइन था जो उसने पर्सनली उसके लिए बनवाया था, लेकिन बाद में वो मास प्रोड्यूस किया गया और उसका नाम एल्मा रखा गया। ये नाम पेरिस के एल्मा ब्रिज पर रखा गया था। ये बैग लॉन्च होते ही एक बेस्ट सेलिंग एलवी बैग बन गया। इसलिए एलवी ने और छोटे लेदर बैग्स बनाने का फैसला किया, जैसे कीपल, स्पीडी और वाई नॉट। लुई वुइटन से पहले हैंडबैग्स को इनएलिगेंट और बल्कि समझा जाता था, लेकिन कंपनी ने उन्हें ज्यादा फैशनेबल बनाने में बड़ा रोल निभाया। जॉर्ज वुइटन का 1936 में निधन हो गया और कंपनी फिर उसके बेटे गास्टोन लुई को मिली। लेकिन गास्टोन ने कंपनी को एक बहुत मुश्किल समय में संभाला क्योंकि कुछ ही सालों में फ्रांस फिर से वार की तरफ बढ़ रहा था। वर्ल्ड वार 2 के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गए। गास्टोन को लुई वुइटन फैक्ट्री बंद करने पर मजबूर किया गया। पेरिस फिर से सीज में था। गास्टोन वुइटन के लिए बिजनेस को बचाने का एक ही तरीका था, नाजी जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करना। एक बुक लुई वुइटन अ फ्रेंच सागा, जिसकी ऑथर स्टेफनी बोनविचिनी ने उस बुक में लिखा है कि कंपनी आर्चिव्स के रिसर्च के दौरान उसने वर्ल्ड वार 2 के रिकॉर्ड्स देखने की रिक्वेस्ट की। तुरंत ही कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ने उसे इंफॉर्मेशन दिखाने से बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 1930 से 1945 के सभी डॉक्यूमेंट एक फायर में डिस्ट्रॉय हो गए थे। लेकिन हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स में बहुत छानबीन करने के बाद स्टेफनी ने डिस्कवर किया कि लुई वुइटन नाजी रेजिम के दौरान होटल डू पार्क में एक ग्लैमरस ग्राउंड फ्लोर शॉप फ्रंट खोलने में सक्सेसफुल रहा क्योंकि उन्होंने नाजीज के साथ कोलैबोरेशन किया। इस दौरान कई और ब्रांड्स बंद हो गए क्योंकि उन्होंने नाजीज के साथ कोऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। क्लियरली कंपनी को अपनी हिस्ट्री के इस हिस्से से शर्म आती थी, लेकिन वो आर्ग्यू करते हैं कि गास्टोन ने वो किया जो कंपनी को सरवाइव करने के लिए जरूरी था। कोको शैनेल जैसे और फैशन डिजाइनर्स ने भी नाजीज के साथ कोलैबोरेट किया था ताकि उनका पेरिस का बिजनेस बर्बाद ना हो। अगर उनके पास एनिमी के साथ काम करने की कोई चॉइस नहीं होती तो शायद उनके ब्रांड्स आज एग्जिस्ट नहीं करते। जब गास्टोन का 1970 में निधन हो गया तो उसके दामाद हेनरी रैक्टमेयर ने लुई वुइटन ब्रांड को मैनेज करना शुरू किया। अब हम 4th जनरेशन में हैं, लेकिन अपने एंसेस्टर से अलग हेनरी के पास पहले से ही बिजनेस का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। इसलिए जब उसने लुई वुइटन को संभाला, वो ब्रांड को एक नए लेवल पर ले गया। हेनरी ने लुई वुइटन ब्रांड में मेजर चेंजेस किए ताकि वो एक फैमिली ओन्ड कंपनी से एक मैसिव कॉर्पोरेट बन जाए। उसने लुई वुइटन के बिजनेस मॉडल को होलसेल से रिटेल में स्विच किया। 1978 तक उसने लुई
वुटॉन को जापान समेत कई और कंट्रीज में एक्सपैंड कर दिया और 6 साल के अंदर मॉडर्न इन्फ्लेशन को देखते हुए सेल्स $20 मिलियन से $260 मिलियन तक बढ़ गई और इसलिए 1984 में हेनरी ने कंपनी को पब्लिक करने का फैसला किया और लुई वुटॉन ने 1 मिलियन शेयर्स बेचे जो कि $63.63 ईच के थे। हेनरी ने इस मोमेंटम और कैश इनफ्लो का यूज करके दुनिया भर में और स्टोर्स खोलने शुरू किए। 1987 तक लुई वुटॉन की सेल्स $1 बिलियन तक पहुंच गई। हेनरी ने यह भी फैसला कि कंपनी को मोहे हेनेसी के साथ कंबाइन करना चाहिए जो एक लग्जरी ड्रिंक्स कंपनी है जो शैंपेन और कोनियक प्रोड्यूस करती है और साथ मिलकर उन्होंने एक नया लग्जरी ब्रांड बनाया जिसका नाम LVMH रखा गया। इससे उन्हें रिसोर्सेज को पुल करने और भी तेजी से एक्सपैंड करने का मौका मिलना था। दुर्भाग्य से मर्ज के बाद हेनरी मोए हेनेसी के प्रेसिडेंट के साथ अच्छे से मिल नहीं पाए, इसलिए हेनरी ने एक सक्सेसफुल प्रॉपर्टी डेवलपर बर्नार्ड आर्नोल्ड को मदद के लिए बुलाया। अनफॉर्चुनेटली उसको बुलाना एक बड़ी मिस्टेक निकली। बर्नार्ड ने चुपके से लुई वुटॉन के 43% शेयर खरीद लिए और मोए हेनेसी फैमिलीज का सपोर्ट लेकर LVMH में ज्यादा पावर हासिल कर ली। हेनरी ने महसूस किया कि उसने जिसे मदद के लिए बुलाया था उसने उसे धोखा दिया, इसलिए उसने बर्नार्ड पर कोर्ट केस कर दिया, यह डिमांड करते हुए कि उसका लुई वुटॉन में मेजॉरिटी स्टेक नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने आखिर में बर्नार्ड का साथ दिया। हेनरी अपने दोस्त से ही बैकस्टैब किए जाने पर इतना गुस्सा था कि उसने लुई वुटॉन के लिए काम करना ही छोड़ दिया। अब लगभग 100 सालों में पहली बार कोई भी वुटॉन फैमिली से ब्रांड में इन्वॉल्व नहीं था। बर्नार्ड के हॉस्टाइल टेकओवर के इस ड्रामा के बाद लुई वुटॉन की सेल्स क्रैश हो गई। जर्नलिस्ट अब ब्रांड को कवर नहीं कर रहे थे और कुछ टाइम के लिए ऐसा लग रहा था कि कंपनी फेल हो जाएगी, लेकिन बर्नार्ड को कंपनी के फॉर्च्यून को वापस लाने का तरीका पता था। लुई वुटॉन ने अपनी 100th एनिवर्सरी कलेक्शन के दौरान कई फैशन डिजाइनर्स के साथ कोलैबोरेट करके कमबैक किया। विविन वेस्टवुड और इज़ैक मिश्रा जैसे बड़े नामों ने आइकॉनिक LV ब्रांड को प्रमोट किया। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो कस्टमर्स ने पहले कभी नहीं देखे थे और लोग फिर से लुई वुटॉन के प्रोडक्ट खरीदने लगे। अल्टीमेटली बर्नार्ड का लुई वुटॉन में इन्वेस्टमेंट मैसिव तरीके से पे ऑफ हुआ। वो अब LVMH के CEO हैं और 2024 में फोर्ब्स ने ऑफिशियली उन्हें दुनिया के टॉप रिचेस्ट की लिस्ट में शामिल किया है जिसकी नेटवर्थ $230 बिलियन से ज्यादा है। इन पास्ट 1997 में मार्क जैकब LVMH के क्रिएटिव डायरेक्टर बने थे। उन्होंने पहली रेडी टू वियर लाइन डिजाइन की शुरुआत और मोनोग्राम वर्निस लाइन ऑफ हैंडबैग्स भी बनाए। मार्क जैकब्स ने LV को वॉचेस, ज्वेलरी और सनग्लासेस में भी एक्सपैंड किया, लेकिन आखिर में वो लुई वुटॉन से मूव ऑन कर गए और अपनी अलग क्लोथिंग और एक्सेसरी बनाई। लुई वुटॉन के पास लॉयर्स की एक पूरी टीम है जो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को ढूंढती रहती है और अगर उन्हें लगता है कि कोई उनका ब्रांड लोगो कॉपी कर रहा है तो वो किसी को स्यू करने से नहीं डरते। यहाँ तक कि उन्होंने गूगल को भी सर्च रिजल्ट्स और एडवर्टीजमेंट के लिए स्यू किया है जो लोगों को फेक बैग्स की तरफ ले जा रहे थे, लेकिन गूगल ने केस जीत लिया आर्ग्यूइंग करते हुए कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते कि यूजर्स इंटरनेट पर क्या डालते हैं। LV के पास पहले से ही कॉपी और फेक प्रोडक्ट की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है जो बिजनेस के शुरुआती दिनों से है और ये भी ब्रांड के लिए एक बड़ा इशू है। वो एस्टिमेट करते हैं कि हर साल वो इन कॉपी प्रोडक्ट्स के कारण $100 of millions का नुकसान उठाते हैं, लेकिन 160 ईयर्स के बिजनेस के बाद भी LV की ग्रोथ में कोई कमी नहीं दिखी है। आज के टाइम ये दुनिया का नंबर 1 फैशन ब्रांड है जिसकी नेट वैल्यूएशन $130 बिलियन है। लेकिन आप लुई वुटॉन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ये ओवर प्राइस्ड है या सिर्फ सब हाइप है, या आपको लगता है कि LV के प्रोडक्ट की क्वालिटी सच में इसके महंगे प्राइस को जस्टिफाई करती है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तब तक आप इसी के जैसी एक और लग्जरी ब्रांड की इंस्पायरिंग स्टोरी देख सकते हो।